नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की केरल यूनिट के उपाध्यक्ष मेजर रवि ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीफ बैन के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मेजर रवि ने कहा कि सबसे पहले लोगों को यह समझना होगा कि बीफ और गाय में क्या अंतर है। अगर आप अचानक बीफ पर बैन लगाते हैं तो यह बहुत से लोगों के लिए गलत संदेश होगा। बीफ गाय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम के मुख्यमंत्री को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि हम गाय की पूजा करते हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि गायों का वध हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीफ भैंस और बैल का मांस है, ये गाय का मांस नहीं है। इस बुनियादी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ना तो समाज में भ्रम फैलाएं और ना ही ऐसे मुद्दे उठाएं जो लोगों को बांटने का काम करें। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अन्य एनडीए नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में आज फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की। लेकिन इसके साथ ही लगभग 1 दर्जन मंत्री पदों के लिए समझौता होने के साथ विभागों के लिए विधायकों और एमएलसी के बीच जोरदार लॉबिंग शुरू हो गई है। लगभग सभी निवर्तमान कैबिनेट मंत्री अपनी जगह बरकरार रखने के इच्छुक हैं। शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है और कैबिनेट चयन क्षेत्रीय और जातिगत कारकों के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन बनाकर किया जाएगा। साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बता दें 2022 में जब महायुति सरकार बनी तो शिवसेना के पास 40 विधायक थे। अब विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के पास 57 विधायक हैं। 4 निर्दलीय विधायकों ने भी शिवसेना को समर्थन दे दिया है। इसलिए इस बार शिंदे के लिए संतुलन बनाना कठिन होगा और प्रत्येक मंत्री को गहन विचार विमर्श के बाद चुनना होगा। अगर सेना को केवल 11 से 13 पद मिलते हैं तो ये बहुत कठिन बैलेंस करने का काम होगा और सभी विधायकों को खुश रखना आसान नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि एकनाथ शिंदे के शासन का युग खत्म हो गया है और वो दावा किया कि वो फिर कभी इस राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने बीजेपी पर उनका इस्तेमाल करने और किनारे कर देने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि शिंदे युग खत्म हो गया है, ये सिर्फ 2 साल के लिए था। उनका उपयोग अब खत्म हो गया है और उन्हें किनारे कर दिया गया है। शिंदे फिर कभी इस राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत के शेयर मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योगपति को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं। एलओपी राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं। ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये मुद्दा गंभीर है। देश की एकता और संप्रभुता का मुद्दा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया ने इसका कुछ खुलासा किया है। राहुल गांधी भी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा सांसद समित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें समित पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार कहा है और नेता विपक्ष को अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस से जोड़ा है। टैगोर ने बिरला से भाजपा सांसद के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया और पात्रा की टिप्पणी को भारत की संसद के सदस्य के अपेक्षित मर्यादा और नैतिकता का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार न केवल सम्मानित संसद की छवि को धूमिल करता है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की गरिमा का भी अपमान करता है। संसद के संरक्षक के रूप में मैं आपसे पात्रा के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन है। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संबल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।
विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए ये भी कहा, स्कूल देखो अडानी, सड़कें देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, नीचे देखो अडानी के नारे लगाए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा, आप कभी इन्वेस्टिगेशन कराओगे क्या? आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टिगेशन। मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अडानी दो नहीं, एक हैं। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बुधवार को केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने शाह से कहा कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पंकज त्रिपाठी कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि बीजेपी को वोट दो तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। कहा जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डालने की अपील की है। हालांकि ये दावा गलत है, क्योंकि असलियत में पंकज त्रिपाठी यूपीआई का प्रचार कर रहे थे। इसमें पंकज त्रिपाठी असल में यूपीआई फ्रॉड से जुड़े खतरे से लोगों को सचेत कर रहे हैं। वायरल वीडियो में पंकज त्रिपाठी के हाथ में फोन है जिसमें लिखा है वोट फॉर बीजेपी, लेकिन असल वीडियो में वहां लिखा है बधाई हो, आप 25 लाख रुपए की लॉटरी जीत गए हैं। इस पुरस्कार राशि को पाने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। पंकज वीडियो में फ्रॉड लिंक पर क्लिक न करने के लिए सचेत कर रहे होते हैं। ये वीडियो बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से भी 5 दिसंबर 2024 को पोस्ट किया गया है और आपको लेकर कहा गया है कि चोरी से चोरी जाए, हेराफेरी से ना जाए। फर्जीवाल का नया फर्जीवाड़ा देखिए। कुल मिलाकर आपने जो वीडियो साझा किया है वो फर्जी है। असल में पंकज त्रिपाठी यूपीआई का प्रचार कर रहे होते हैं। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर वादे करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। ऐसे में अब केजरीवाल की लाइन पर चलने वाली आरजेडी को क्या विधानसभा में इसका फायदा मिल पाएगा, इसकी चर्चा होने लगी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजेडी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ साझा किए जाने वाला एक रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। हम बिलों को सही और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली। अब हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया है। पहले जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद था, लेकिन ये विवाद आज खत्म हो गया। हेमंत सोरेन की सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी जेएमएम के ही बने हैं। झारखंड सरकार की कैबिनेट विस्तार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायकों ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, तो दूसरी ओर आरजेडी के 1 विधायक को बतौर मंत्री शामिल किया गया है। कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिए गए हैं। इस सप्ताह वाराणसी के उदय प्रताप डिग्री कॉलेज में तब तनाव का माहौल बन गया, जब कॉलेज के अंदर स्थित एक मस्जिद में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब नमाज पढ़ी गई तो विरोध कर रहे छात्र कैंपस गेट पर इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। घटनास्थल पर तैनात पुलिस ने उन्हें मस्जिद के पास जाने से रोका और कथित तौर पर अशांति पैदा करने के आरोप में वर्तमान और पूर्व छात्रों सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया। उन पर शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। चीन और नेपाल ने बुधवार को बीजिंग में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीन के लिए नेपाल में बड़ी पैठ बनाने का रास्ता साफ हो गया है। काठमांडू को बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI का हिस्सा बनाया गया है। अब 7 साल बाद इस पहल को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई है। इसके जरिए ये तय किया जाएगा कि दोनों देश तमाम परियोजनाओं को कैसे लागू करेंगे। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो उसके कुल व्यापार में 65% से अधिक का योगदान देता है। लेकिन अब चीन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन जाएगा। यही भारत की चिंता है। नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने उस परंपरा को तोड़ दिया है, जब कोई नेपाली प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद सबसे पहले नई दिल्ली फोन करता है या यात्रा करता है। ओली ने इसके बजाय चीन जाने का विकल्प चुना।
वो शी जिनपिंग के साथ मिलकर काम करने और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को ही चीन पहुंच गए। बरेली की बारादरी पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी बीजेपी के नेता जावेद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद अंसारी पर आरोप है कि उसने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी के साथ मिलकर भाजपा नेत्री के साथ गैंगरेप किया है। जावेद सहित 5 लोगों पर बीजेपी नेत्री ने गैंगरेप की एफआईआर कराई थी। आरोप है कि इन्होंने पीड़िता को बीजेपी ज्वाइन कराई, बड़े बड़े सपने दिखाए और फिर असमत लूट ली। बीजेपी के एक नेता ने शादी तक का झांसा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा की तुलना बांग्लादेश से की। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या कुंभ में किया था, जो काम संभल में किया था, आज वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक जैसा है। योगी ने कहा कि अगर कोई ये मानता है कि ये बांग्लादेश में हो रहा है तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व पहले ही खड़े हैं और वो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। बांटने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। यहाँ संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उपद्रवियों के साथ कठोरता बरतने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उपद्रवियों के साथ पूरी सख्ती के साथ निपटा जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का खर्च उपद्रवियों से ही वसूला जाए। योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें, सघन जांच ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धर्मस्थलों में तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकरों और डीजे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि उपद्रवियों की पहचान के लिए उनके पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएं। अब इस पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि संभल में सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए जाएं। इजराइल ने गजा अस्पताल के पानी के टैंकों पर हमला किया, जिसने एक दिन में 48 फिलिस्तीनियों को मार डाला। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में हुए हत्याओं के कारण इजरायली हमलों में कम से कम 44,580 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत ने पाकिस्तान सेना के मुख्यालय पर हमले से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय किए हैं। यह घटना 9 मई 2023 की है। इमरान खान पर अपने समर्थकों को हमला करने के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सोशल मीडिया और मीडिया पर मौजूद नफरती भाषणों को हटाने का आदेश दिया। बीबीसी बंगला के अनुसार अदालत ने आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके शेख हसीना के नफरती भाषण सभी तरह के मीडिया से हटाए जाएं। बता दें, बीते कुछ दिनों से शेख हसीना के भाषणों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत आ गई थी और अब भी यही हैं। बुधवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया गया। उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान हुआ। इस साल 1962 के बाद पहली बार है जब फ्रांस की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी है। सोमवार को उनके खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जब प्रधानमंत्री बर्निये ने अपने बजट को बिना मतदान के पारित कराने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग किया। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्निये गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए यहां एक पूर्व कोरियाई सैनिक ने अपना सिर मुंडवाया। गुरुवार की सुबह पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति कार्यालय के सामने रैली निकाली, जिसमें उन्होंने यून को सत्ता से हटाने की मांग की। इसी विरोध प्रदर्शन के एक पूर्व कोरियाई सैनिक और उनकी पत्नी ने अपने साथी प्रदर्शनकारियों के सामने सिर मुंडवाया। दक्षिण कोरिया में विरोध दर्ज कराने के लिए सिर मुंडवाने की परंपरा काफी पुरानी है। 1960 और 70 के दशक में जब दक्षिण कोरिया में सैन्य तानाशाही थी तो अक्सर प्रशासन के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सिर मुंडवाया करते थे। गुरुवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कथित तौर पर उन्हें मार्शल लॉ लागू करने का सुझाव दिया था। किम योंग ह्यून ने गुरुवार को इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने किम योंग ह्यून पर राजद्रोह का अभियोग चलाने की मांग की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की पार्टी का कहना है कि वो संसद लाए जाने वाले महाभियोग के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। पार्टी के नेता हान डोंग ह्यून ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। हान डोंग ह्यून ने कहा कि एक पार्टी नेता के रूप में मैं इस अभियोग को पारित होने से रोकने के लिए काम करूंगा, क्योंकि इससे अप्रत्याशित अराजकता पैदा हो सकती है और हमारे लोगों और समर्थकों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हान ने यह भी साफ किया कि महाभियोग का विरोध राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाए जाने की कोशिश का समर्थन बिल्कुल नहीं है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में संस्था ने इजराइल पर गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 आज रिलीज हो गई। रिलीज से पहले 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेनिफिट शो दिखाए गए थे। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली में संध्या थिएटर में भी एक बेनिफिट शो आयोजित किया गया था। यहाँ फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जमा थी। इसी दौरान वहां भगदड़ मची और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस अफरा तफरी में रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में महिला के पुत्र श्रीतेजा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के महिलाओं को मेडिकल शिक्षा न देने के फैसले पर क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद नबी ने नाराजगी जताई। क्रिकेटर राशिद खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इस्लामी तालीम में शिक्षा एक अहम स्थान रखती है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज्ञान की खोज पर जोर देती है। हाल ही में अफगानिस्तान की बहनों और माताओं के लिए शैक्षणिक और मेडिकल संस्थानों के बंद होने पर मैं काफी दुखी और निराश हूँ। इस फैसले ने केवल उनके भविष्य को ही नहीं बल्कि हमारे समाज के ताने बाने को भी गहराई से प्रभावित किया है। राशिद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, देश में महिला डॉक्टरों और नर्सों की कमी चिंताजनक है क्योंकि ये सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा पर असर डालती है। वहीं मोहम्मद नबी ने तालिबान का लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई से बैन करने का फैसला हृदय विदारक बताया और कहा यह काफी अन्यायपूर्ण है। बता दें, बुधवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।